एनाटमी मॉड्यूल। थाई बोन किसको कहते हैं? थाई बोन, फीमर को। सुप्राक्रिस्टल प्लेन किस वर्टिब्रा के लेवल पे होता है? सुप्राक्रिस्टल प्लेन इलियक क्रेस्ट का L4। और ये क्या है, किसका लैंडमार्क है? लंबर पंच। लेंथ ऑफ वर्टिबल कॉलम इन सेंटीमीटर इन मेल 70-71 एंड फीमेल में। लेंथ ऑफ स्पाइनल कोड, वेट ऑफ स्पाइनल कोड 30 ग्राम। प्रोनेटर मसल्स क्या होती है? प्रोनेटर और पोस्टीरियर, लेवेटर अपवर्ड, एब्डक्टर ABD मिड लाइन से अवे, और एडक्टर मिड लाइन के पास। एक्सटेंसर रोटेटर अराउंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। टेंसर एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक है ना, ये यीस्ट में होता है ना। यीस्ट में ग्लूकोज किस में टूटता है एनारोबिक में? एथेनॉल और CO। डिवीजन ऑफ ब्रेन कौन कौन से? ब्रेन स्टेम, सेरेबेलम, डायनामिसोरम, सेरेब्रम। ब्रेन स्टेम में कितने पार्ट हैं? कौन कौन से? मिड ब्रेन। हाइपोथैलेमस, थैलेमस किसके पार्ट है? क्वेडा इक्वेना basically quada equina is a nervous tissue. This is the end part of spinal cord. ब्रेन स्टीम से कल याद करके आना, 17, 18, 19, 20 ये सारा कुछ पढ़ा दिया मैंने उसमें। 21 ये भी पढ़ा दिया, 22, 23 क्यों बोल रहा हूँ, पढ़ोगे समझ में। 24 तक याद करके आना क्योंकि डाइजेस्टिव है इसमें पूरा, डाइजेस्टिव भी पढ़ा, फिजियोलॉजी। चलो अब पढ़ते हैं चरक संहिता का चिकित्सा स्थान का द्वितीय अध्याय। कल अपनी क्या बात हुई थी? इसके सब चैप्टर्स कितने? चतुष्पाद है ना इसके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 15, 8, 15, 12। ठीक है। सबसे पहला एस से संयोग सर मूल्य कितने हो गए इसमें? 15 वाजीकार की। ठीक। वाजीकरण के लिए क्या लिखता है? वाजीकरणम इच्छेद पुरुषो नित्य आत्मवानम। वाजीकरण के योग्य कौन है? आत्मवान पुरुष। और वाजीकरण नित्य प्रयोग के योग्य। तद आयतो ही धर्म अर्थ प्रीति यश। ये धर्मेंद्र, प्रीति जिंटा, यश चोपड़ा ये किसी के बच्चे ही होंगे, तो वाजीकरण से संबंधित है।
तो ये कह रहा है कि धर्म, प्रीति और यश ये किसके अधीन है, वाजीगण या पुत्र के? पुत्र भी तो है, पत्ते को ही बताता है। पुत्र से आयतनम सुत आश्रय। ठीक है, दूसरे अर्थ में समझो तो समझा देता हूं। धर्म, अर्थ, प्रीति और यश ये चारों तभी मैटर करते हैं जब किसी व्यक्ति का आगे संतान होती है, ऐसा मान रहा है। धर्म अपने समान ही बच्चे पैदा करना ताकि पीढ़ी चलती रहे। अर्थ पैसे, धन इकट्ठा किस लिए कर रहे हैं भाई? आपकी जिंदगी ठीक से चले, बच्चों को बड़ा कर सके। ठीक, बच्चों के लिए बीवी चाहिए होती पहले, ठीक है। और बीवी किसको अच्छी मिलेगी? जो ठीक ठाक खुद खाने कमाने की स्थिति में होगा, है ना। सरकारी नौकरी का मतलब क्या है? सरकारी नौकरी का क्या मतलब है? निश्चित है कि हर महीने इतने आएंगे, है ना। तो धर्म, अर्थ, प्रीति, भाई कोई भी माता पिता किसी लंपट के पीछे अपनी लड़की को थोड़ी भेजेंगे, ठीक, जो उसको खिला पिला भी नहीं सके। हालांकि लड़कियों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उनको ये सोचना चाहिए कि निश्चित रूप से लड़का अच्छा होना चाहिए, कमाने वाला होना चाहिए। पर आजकल लड़कियां समझदार है, डिपेंडेंसी में बिलीव नहीं करती। लेकिन सपोर्ट होता है ना, जब दोनों काम करेंगे, दोनों अच्छे से मिल के रहेंगे, तो जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छे से अपग्रेड होगा, दोनों के लिए अच्छा है। तद आयतो ये धर्म, अर्थ, प्रीति, यश और पुत्र आयतन या सुत आयतन, ये इस अर्थ में है कि ये सब तभी है जब संतान है। फिर उसके बाद में जैसा भी मैंने आपको बोला कि संतान के लिए पुरुष के अलावा स्त्री का होना जरूरी, तो वाजीकरणम अग्रयम क्षेत्रम स्त्री, वाजीकरण में अग्रय। हालांकि अग्रय से आंसर करेंगे तो वृश्य, फिर संकल्प और नक्र रेतस, याद है, लिखो। चरक सूत्र 25, चरक सूत्र 25 अग्रय। क्या है? वृश्य, दो है ना, क्या? संकल्प और नक्रित। ठीक है, श्लोक में संकल्प है, टीका में स्त्री संकल्प। ठीक है, एक लाइन छोड़ के लिखता है संगातो इंद्रियाणाम अर्थानाम स्त्रीषु न अन्य विद्यते। शुक्र च्युति के संदर्भ में दिया हुआ है, शुक्र का जो स्राव होता है, शरीर से शुक्र निकलता है, तो उसकी प्रवृत्ति के अर्थ में लिखा है कि शुक्र के संगात को तोड़ने के लिए स्त्री के अलावा और कोई भी चीज कारगर नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी इंद्रियों के लिए प्रहर्षकारी स्त्री। ठीक, आगे क्या लिखता है नेक्स्ट लाइन में? स्त्रीसु प्रीति विशेष, स्त्रीसु अपत्य प्रतिष्ठितम। अब ये तो अंडरस्टैंड है ना कि ऑपोजिट सेक्स के लिए इंट्रैक्शन या जो अट्रैक्शन जो होता है उससे इंट्रैक्शन होगा और उसी से मैथुन प्रवृत्ति, उसी से जायगोट फॉर्मेशन। और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ है ना वैसी बात हो, सब जीवों की उत्पत्ति ऐसे ही होती। आप, मैं, कोई भी जीवित जीव है वो जायगोट फॉर्मेशन और उससे पहले मैथुन की प्रक्रिया से ही तो उत्पन्न है। समझ पा रहे बात को? आगे क्या लिखता है? धर्म, अर्थ, स्त्रीषु, लक्ष्मीश्च स्त्रीषु और स्त्रीषु लोका प्रतिष्ठित। लोक क्या है? अगर संतान ही नहीं होगी किसी, मान लो सब आगे इनफर्टाइल हो जाए, तो अब मनुष्य बचेगा ही नहीं, एंड हो जाएगा ना। अब जब मनुष्य नहीं बचा तो काय का लोक, काय का इलाज, काय का आयुर्वेद, काय की बीमारी। स्त्री में धर्म, अर्थ प्रतिष्ठित है, ये वो इनडायरेक्टली क्या कह रहा है? स्त्री में संतान है ना, अपत्य है, और मनुष्य है तो ही लोक का महत्व है। तो धर्म, अर्थ और लक्ष्मी या लोक सब स्त्री में है, क्योंकि स्त्री में अपत्य। स वृश्यतमा मता, स्त्री वृश्यतम। नेक्स्ट, तम तम प्राप्य विवर्धते नरम रूपाद्यो गुणा। स्त्री के संदर्भ में बोल रहा है कि स्त्री अगर सद्गुणी हो और
पुरुष के साथ में उसका तालमेल अच्छा हो, मतलब मानसिक रूप से दोनों अच्छे मन के हो, एक दूसरे के अच्छे साथी हो, तो पुरुष के गुणों में मतलब उसकी वर्क एफिकेसी में उसकी शारीरिक और मानसिक वृद्धि होती। दिमाग ठिकाने रहेगा ना। आदमी पूरी दुनिया से लड़ता है, स्त्री भी लड़ती है, जैसे नौकरी कर रही है या आदमी चला गया काम पे तो पूरे घर का, अगर हाउसवाइफ भी है तो वो अपनी लड़ाई लड़ रही है। लेकिन हाउसवाइफ और वर्किंग मैन में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि आदमी को दुनिया से लड़ना पड़ता है और उसे घर घर के काम से, घर घर की चीजों से लड़ना पड़ता है, तो बाहर वाला थोड़ा मुश्किल है। और इस चीज को वो स्त्रियां बहुत अच्छे से समझती है जो बाहर नौकरी करती है, मतलब जो नौकरी करने वाली है वो। तो अगर कोई, अब चूंकि ये उस टाइम में लिखी हुई है तो उस टाइम पे तो पुरुष ही ज्यादा था बाहर, मतलब नौकरी वगैरह समझ लो या सेना वगैरह में भर्ती होने के लिए। तो ये कह रहा है कि अगर स्त्री समनस्का, तो पुरुष के गुणों में वृद्धि होगी। तो दुनिया से लड़ रहा है और घर आके अगर उससे और लड़ना पड़ रहा है तो 24 घंटे लड़ेगा तो कितने दिन लड़ पाएगा। इस अर्थ में लिख दिया। ये लाइन कभी कभार एग्जाम में आ जाती, अभी तक एक बार आई है। तम तम प्राप्य विवर्धते नरम रूपाद्य गुण, किसके संदर्भ में लिखा? स्त्री के संदर्भ। नेक्स्ट, नीचे यहां पर गुण लिख रखे हैं कैसी होनी चाहिए स्त्री। अब स्त्री तो बाद में आएगी, तब पढ़ लेना, एग्जाम में तो आएगा नहीं, ठीक है। और जिनकी आ गई है वो एग्जाम बाद भी मत पढ़ना, क्योंकि अब कोई फायदा नहीं है, वो ऐसी ही है, यही समझना। कैसा? देखो, समान सत्वा वश्य यस्य प्रियते प्रिय, मिला? समान सत्व बहुत जरूरी है। इस एक लाइन से दुनिया भर के सारे जो रिलेशन के अंदर माथाफोड़ी चल रही है वो सब सेट हो सकती है। समान सत्व का मतलब है दोनों का मन एक जैसा होना चाहिए और दोनों की बात पता होनी चाहिए। क्या? अब ये तो पक्का है कि दोनों एग्जैक्ट सेम तो नहीं हो सकते, ये तो पता है ना। और मजेदार बात बताऊं, सबसे सफल जोड़ियां आज तक इतिहास में वही है जो एकदम अपोजिट, क्योंकि उनकी लाइफ बोरिंग नहीं होती। समझ रहे हो? तुम मूवी देखने जाते हो, हीरो हीरोइन बहुत इजीली शादी कर ले, फिर अच्छे साथ रहे, फिर बच्चे हो जाए, मूवी खत्म हो गई। मजा आया मूवी में? पहले तो शादी के अंदर पचड़े हो, फिर उसके बाद में वो दोनों साथ रहे तो उनके कलेश हो। समझ रहे हो? और हैप्पी एंडिंग क्या है? एक मूवी आई थी, किसी ने देखी हो तो, चलते चलते करके, तुमने देखी नहीं शायद, रानी मुखर्जी शाहरुख खान की मूवी थी, है ना। तो उस मूवी में ये दिखाया गया है कि शादी के बाद क्या होता है। बाकी सब मूवी तो शादी की फोटो पर रुक जाती है, तो उसमें वो लव मैरिज करना चाहते हैं, बड़ी मुश्किल से उनकी लव मैरिज होती है। उसके बाद में इंटरवल होता है और इंटरवल के बाद में चालू होते हैं उनके आपस के कलेश, ठीक। लेकिन आखिर में जब वो मूवी एंड होती थी, एक बात तो मतलब वो जो स्क्रिप्ट राइटर उसने समझाई है कि हैप्पी एंडिंग होने के बाद में भी मूवी जब एंड होती है तो दोनों लड़ ही रहे होते। पॉइंट क्या है कि इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक दूसरे पे गुस्सा तो आ रहा है पर ये पता रहे कि अल्टीमेटली दोनों एक ही चीज चाहते, मतलब क्षणिक रूप से गुस्सा रहे, निश्चयात्मक बुद्धि ये रहे कि हम पार्टनर्स, हमें इस चीज को आगे बढ़ाना है। और जो सबसे जरूरी बात इस बात को समझने के लिए वो मेरे हिसाब से ये है कि अगर दिमाग में ये आ रहा हो कि ये तो ठीक नहीं है, कोई दूसरा देखेंगे, ठीक है, तो एक बात दिमाग में रखना, जो साथ है वो ठीक नहीं है, तो जो दूसरा मिलेगा उसके ठीक होने की क्या गारंटी है। और दूसरा ज्वाइन कर लिया आपने, ठीक है, और दूसरे के साथ में आपकी रिलेशनशिप चल पड़ी, अब वो अगर उससे भी दुष्ट निकला तो तीसरे के लिए क्या होगा पता है? सेल्फ डाउट स्टार्ट हो जाएगा कि यार मेरे में खराबी नहीं है कोई। तो मेरा पॉइंट ये है, दुनिया में लगभग सभी जोड़े एक ही जैसे होते हैं, सभी जोड़ों में एक ही जैसी बातों के लिए लड़ाइयां होती हैं, सभी जोड़ों में एक कॉमन चीज है, आदमी काम पर फोकस करता है तब स्त्री बोलती है मुझे टाइम नहीं दिया जा रहा, ठीक है।
और वो अगर काम कर रही है तो आदमी समझ जाता है कि हाँ ठीक है काम कर रही है, जब फ्री हो जाएगी तो बात कर लेंगे, मिल लेंगे जो। तो इसमें दो बात है भाई, कि आदमी चलता है तर्क पे और स्त्री चलती है प्रेम। प्रेम में लॉजिक होता नहीं है और तर्क में लॉजिक होता है। आदमी को कोई चीज समझानी है, तर्क दो, और स्त्री कोई चीज तर्क से नहीं समझे, किसे समझेगी? प्रेम से। तो लॉजिकल बात करनी है आदमी से, और अगर स्त्री उसको प्रेम के वे में समझा रही है, प्रेम में गुस्सा भी है, लड़ाई भी है, सब है, तो उसको बेकार लगता है, क्या यार रोज माता खराब कर रही। उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन ये है, आदमी को ढूंढना है कि ये क्या कहना चाह रही और क्या चाह रही। और स्त्री समझदार वो है जिसको ये समझ में आ जाए, मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ आदमी समझे, स्त्री समझदार वो है कि वो इस बात को समझे कि मेल और फीमेल दोनों बॉडी भगवान ने बहुत अलग शारीरिक और मानसिक वैरायटी के साथ बनाई, दोनों का स्वभाव अलग। स्त्री को चांद पे भी जाना है ना तो प्रेम के रास्ते जाएगी, आदमी को चांद पे जाना है ना तो तर्क लगाएगा। बात समझ पा रहे हो? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब भी तुम्हें लगे, तुम बाकी सब छोड़ो, इस कोई तुम्हारी प्रेमिका, तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी पत्नी जो भी होगी, उसको समझाना तो बहुत बड़ी बात। तुम अपनी मम्मी से तर्क करके देख लो एक दिन, अगर तुम्हें उनको कोई तर्क समझा सको तो मेरी गारंटी, और अगर वो समझ भी जाएगी ना तो समझेगी कुछ नहीं, वो सिर्फ सोचेगी कि लड़का कह रहा है, इतनी बार बोल दिया, सही होगा ऐसा ऐसा, लेकिन वो उस वे में कभी नहीं समझेगी कि अंदर से मान ले कि ऐसा होगा, नहीं। तो मेरा पॉइंट ये है कि दोनों रास्ते अलग हैं, समान सत्व होना बड़ा कठिन है। समान सत्व का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि अल्टीमेटली दोनों को ये बात पता होनी चाहिए कि हम झगड़ेंगे, रोज झगड़ेंगे, हर बात पे एक दूसरे को माथा खाएंगे, दिमाग खराब करेंगे, लेकिन किसी को भी टॉर्चर नहीं करें, किसी की मेंटल पीस को इतना डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि उसका दिमाग खराब होने लग जाए। आपस के झगड़े को इतना नहीं बढ़ाएंगे कि प्रेम जो है वो कम होने लगे। तो जड़ों को नहीं खाना है, बाकी झगड़ते जाना, समझ गए? ये समान सत्व। वश्या का मतलब है कहना मानने वाला या कहना मानने वाले। तो सही बात में एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और कंपेयर टू मेल फीमेल्स में चीजों को लेके एक्सेप्टेंस कम होता है। वो उनकी मन की चंचलता, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं खुद से देखूं एक बार कि ऐसा है कि ऐसे ही कह रहा, ठीक। बाकी तो प्रेम का लिख रखा है, यस्य प्रियते प्रिय, प्रिय को प्रिय वही होगी जो लड़ झगड़ के भी लास्ट में खाना अच्छे से खिलाएगी और बोलेगी कि चलो छोड़ो सारी बात। तो कभी मान जाना चाहिए, कभी मना लेना चाहिए। ऐसे कपल्स के रिलेशन बहुत अच्छे चलते हैं, ऐसे कपल्स बहुत आगे। इन्फोसिस का जो वो है सीईओ, उसका आपने वीडियोस देखा होगा, उनकी वाइफ का और उनका एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम में मैंने देखा था, घंटे भर का वो था। तो उसमें उन्होंने रिलेशनशिप को लेके बहुत अच्छी बातें कही थी कि वो बंदा कितना स्ट्रगलिंग फेज में था और उनकी वाइफ जो है वो किस तरह से उनको सपोर्ट किया, और उस बंदे ने अपनी वाइफ को आज तक कैसे हर चीज में एक्सेप्ट करा, कैसे मनाया। मतलब ये भी एक सब्जेक्ट है साइकेट्री का, ठीक है। तो अभी अपने जरूरत नहीं है, अभी तो किताबों बात है। ये वाली प्रॉब्लम तो आगे आएगी जब देखेंगे। तो कम से कम इन बातों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना कि प्रश्न आ जाए कि वश्य स्त्री के गुणों में सम्मिलित है तो समान सत्वा है, प्रिय प्रियते प्रिय है, वश्या भी है, ठीक है। आगे देखो आगे क्या लिखता, लास्ट सा स्त्री वर्षतमा तस्या नाना भावा ही मां। फिर से लिख दिया, स्त्री क्या है? वर्षतम। चलिए, संयोग के संभोग के योग्य स्त्री, अतुल्य गोत्र, जेनेटिक्स जानता था आयुर्वेद, स्वयं गोत्र में नहीं, वृश्य। और एक आप देखो इसमें गुण लिखा प्रहर्षता, ऐसा नहीं होने से ईर्ष्यक नपुंसक संतान हो जाएगी। निरुपद्रवा, शुद्ध स्नाता, ठीक, निराम्य। नेक्स्ट, संतानहीन के संदर्भ में उपमाएं, लड़के सुन ले नहीं तो असमान सत्व मिलेगी। अछायश्च, एक साकश्च, ठीक। निष्फलश्च, मिल जाए वो समान सत्व ही होती है। निष्फलश्च यथा द्रुमम, अनिष्ट गंधश्च एकश्च, निरपत्यस तथा नर। ये चारों ही उपमाएं किसकी है? संतानहीन की है। पहला क्या लिखा है?
शाखा रहित, छाया रहित। अब पहले क्या है, पॉपुलेशन कम थी, तो पहले बल किस बात से माना जाता था कि इसके परिवार में लोग कितने हैं, क्योंकि लाठी से काम चलता था। तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही सामने वाले को तोड़ने के काम आएंगे, और जो तोड़ेगा वो बलशाली। इसीलिए अभी भी नॉर्थ इंडिया के अंदर बाहुबली सिस्टम है। बाहुबली का मतलब क्या है, बाहु का बल जिसके पास, बाहु से क्या करेगा, डंडे बरसाएगा। तो उस अर्थ में। दूसरा, मान लीजिए कबीला रह रहा है कोई, उसमें कम लोग है, जानवर आएंगे, 4 शेरों का झुंड आया, निपटा गया, कबीला खत्म। तो एक अछायस्ट का मतलब है कि किसी को सुकून नहीं देने वाला, किसी का प्रोटेक्शन नहीं कर सकने वाला। और एक शाखस्ट का मतलब है एक शाखा वाला वृक्ष, आगे पीढ़ी है ही नहीं। ठीक। निष्फलश्च यथा द्रुम, फल रहित पेड़। अनिष्ट गंधश्च, मतलब जिसको कोई पसंद नहीं करता। और निरपत्यस्तता, ये सारी बातें तीनों 1, 2 एंड 3, ये किसके लिए बोला है, संतानहीन के लिए। चौथी बात सुनो, इसके लिए ऊपर ही ऊपर लिखा है, चित्र दीपश्च, जैसे दीवार पर अगर दीपक की पेंटिंग हो और लाइट चली जाए तो वो रोशनी नहीं दे सकती, वैसे ही संतानहीन व्यक्ति भी किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता। नीचे लिखा है निष्प्रज्ञस तृणपूली इति, खेत के अंदर जो डमी खड़े करते हैं ना किसान बना के, आदमी जैसे, ताकि रात को जानवर डरे, उसको बोलते हैं तृणपूली, तिनकों की पुली, मतलब आदमी जैसा बना हुआ तिनकों। ऊपर मटकी रख देते हैं सिर की जगह, एक डंडी हाथ की जगह यहां डाल देते हैं, व्हाइट कपड़े पहना देते हैं, तो उसके समान है। क्यों? क्योंकि वो भी संतान उत्पत्ति नहीं कर सकती और ये भी संतान उत्पादक नहीं। आगे बढ़ेंगे, तो ये चौथी उपमा हो गई। नेक्स्ट, और सुनो, अप्रतिष्ठश्च नग्न शून्यश्च एक इंद्रियश्च। अब देखो, इज्जत होती है, उसका अपोजिट होता है बेइज्जती, और बेइज्जती का पर्यायवाची है नग्नता। ऐसे बोलते ना कि मेरे को इतने लोगों के सामने मेरी इज्जत उतारी, मेरे को नंगा कर दिया, मतलब जो उसकी इज्जत थी वो उससे छीन ली या उसकी बेइज्जती कर दी। तो नग्न का मतलब यहां वही है कि जिसको लोग पसंद नहीं करते हैं, जिसकी बेइज्जती करते हैं। अप्रतिष्ठित का भी मतलब वही है, जिसकी प्रतिष्ठा नहीं बने। अब मान लो कोई 60 साल का आदमी और कहीं बहुत बड़ी जगह पे जा रहा है और उसको लोग उसके काम से जान, अब ऐसा नहीं है, पहले ऐसा ही था। अब तो एपीजे अब्दुल कलाम इसका सबसे बड़ा उदाहरण, अटल बिहारी वाजपेयी इसका सबसे बड़ा उदाहरण, क्योंकि अब पॉपुलेशन बढ़ गई, पहली बात। दूसरी, लोकतंत्र है ना यार, अब लाठी से थोड़ी काम लेना, लाठी पुलिस वालों का काम। अब ऐसा नहीं है, लेकिन अपने एग्जाम में तो आ सकता है ना। तो अप्रतिष्ठ नग्न शून्यश्च एक इंद्रियम ना, ये पुराने जमाने के हिसाब से कई बात है। अब तो वास्तविकता ये है कि एक बच्चा होना चाहिए। समझ रहे बात? नेक्स्ट देखो, लास्ट क्या लिखा है, निष्क्रिय और उसको शून्य और एक इंद्रिय। एक इंद्रिय खुद से है, अनेक इंद्रिय कब होता है, जब और बच्चे होते, मतलब उसकी संतानें होती। संतान युक्त प्रशंसनीय, बहुमूर्ति बहुमुखो बहुयो बहुक्रिय बहुचक्षु बहुज्ञान बहु आत्मा बहु प्रजा। बस बहुत 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 बहु 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 जिसमें आए वो संतान युक्त की प्रशंसा। नेक्स्ट, आगे देखो और क्या लिखा इसके लिए, मांगलिय धन्य वीर्यवान बहुशाख, कौन, बहुप्रज। और क्या लिखा है, प्रीतिर्बलम सुखम वृत्ति विस्तारो विपुल कुलम। प्रीति, बल, सुख, वृत्ति, इनका विस्तार होगा, किसका, जिसका कुल विपुल होगा। यश लोको सुखोद। नेक्स्ट, इसलिए लिखता है कि संतान की इच्छा रखने वालों को वाजीगण का नित्य प्रयोग करना चाहिए, ताकि आपके अंदर लोग वो गलतियां नहीं निकालें जो संतान इनके अंदर निकालते हैं। ठीक है, इसीलिए पहला वाजीकारक योग दिया ब्रंगणी गुट्टी का। अब जैसे रसायन पढ़े उतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, खास खास बात याद कर लो। क्या, इस चैप्टर का नाम है संयोग सरमूली। सरमूल इक्षुमूल से ब्रंगण गुट्टी का शुरू होती है और उसकी प्रयोग मात्रा एक पल। ठीक है, एशम वृश्यम परम योगो ब्रंगणो बलवर्धन। नेक्स्ट, दूसरा,
वाजिगण घृत, इसकी मात्रा एक पल। और वाजिगण औषध का औषधीय प्रयोग काल होता है ग्रास, लेकिन इसका क्या है पूर्व मतोम लिडवा, मतलब भोजन से पहले, तो ये एक्सेप्शनल है। ऊपर लिख दो वाजीकारक औषधियों को, ऐसा लिखना जैसे मैं बोल रहा हूं, वाजीकारक औषधियों को ब्रेक में लिखना पिंड, ग्रास औषध काल में ग्रहण करते हैं। पहली बात। दूसरे, किंतु अपवाद स्वरूप वाजीकरण घृत भोजन से पहले निर्देशित, किंतु वाजीकरण घृत अपवाद स्वरूप भोजन के पहले निर्देशित। ठीक है, मात्रा एक पल और प्रयोग काल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, वाजीकरण पिंड रस। कौन कौन से मांस रस इसमें? शीखी, तितर, हंस, बस ये नोट करना। और एक इसमें मुर्गे का मांस है ऊपर, कुकुट। तो वाजीकरण पिंड रस। नेक्स्ट, वृक्ष माहिस रस होता है, बस पता होना चाहिए, चरक में ऐसा है। लिखा 4 वृक्ष रस, चटक, तीतर, कुकुट और ये मोर। अब इन चारों के मिक्सचर हैं सब, कहीं चटक के साथ में तीतर, कहीं तीतर के साथ मुर्गा, कहीं मुर्गे के साथ मोर, और कहीं मोर के साथ हंस। तुम तो बस याद रखना 4 है। ये शायद पिछले वाले सेम ही थे, अलग है जो उसमें थे पिंडरस में, अलग है कोई या वही है? मुर्गा था, मोर था, चटक था, हंस था उसमें, है ना, और तीतर, तीतर। नेक्स्ट, एक लाइन है, वृक्ष चटक मास रस के लिए, न तस्य लिंग शैथिल्य शात न शुक्र शयोनिश। आ सकती है प्रशस्ति, कैसा किसके लिए बोला? चटक मास का जो वृक्ष योग है उसके। नेक्स्ट, वृक्ष अंडरस, हंस, बरही, आ क्या लिखा रहे? मत्स्य, मिला? नेक्स्ट, 4 याद रख लेना, वृक्ष मांस रस कौन कौन से? मोर, मछली, मुर्गा, और कौन सा है? हंस, M3H। ये वृक्ष अंडरस कितने होते? 4, मोर, मुर्गा, मछली और हंस। हंस के लिए कुछ और शब्द आया होगा? हंस ही है ना, मोर है, मत्स्य है, मत्स्य अंडरसम तुम सर्पजी बक्षे हंस, बहिर्नाद, अक्षाणाम एवं, ये मुर्गे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, शोधन के पश्चात ही वाजीकरण का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो वही जैसे मैले कपड़े पे रंग नहीं चढ़ता। श्रोतेषु शुद्धेषु अमले शरीरे वर्षम यदा ना मीतम अति काले। नीचे वाली लाइन पे ध्यान दो थोड़ा सा बस। सिद्ध्यंति दे मलिना प्रयुक्ता क्लिष्टे यथा वासांसी राग योगा, चरक की लाइन। इसके अलावा और किसने बोली, पर चरक वाली पे ध्यान दो।
और 21 के लिए बोली बाबू? रसायन वाले में विमर्श में होगी, जरा खुद की नहीं, इसमें है वाजिब। चलिए, प्रथम पाद के अंदर आपने कितने योग पढ़े? 15। यौन 15 का वर्णन। इति अग्निवेश करते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते चिकित्सा स्थानीय वाजीकरण अध्याय संयोग सर मूल्यो नामक वाजीकरण पादम प्रथम। द्वितीय आसिक्त शीर्क कितने? 8। तो वो था एस ए, अब ए में 8 है, इसमें कितने थे? 15 पहले। आसिक्त शीर्कम वाजीकरण 8 योग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है पत्तकारी षष्ठी का आदि गुट्टी का मिला। गुट्टी का बद्र तुल्य प्रमाण कितना? बद्र के समय। आसिक्त शीर्क क्या होता सुन लो। जो 60 चावल होते हैं ना, गेहूं आप सबने देखे होंगे खेत में, तो सूखने से पहले जब वो हरे होते हैं ना, तो उसको ऐसे दबा के देखना, दूध निकलेगा उसमें से। तो उसी तरह चावल में भी निकलता है जब वो पूरी तरह से पके हुए नहीं होते हैं, कच्चे होते हैं ना। जैसे गेहूं को उस टाइम सेक के खाते हैं ना अपन आग में, ऐसे इधर नॉर्थ में तो खाते हैं, मुझे बाकी पता नहीं है, जैसे बाजरा को सेक के खाते हैं वैसे। तो उस टाइम पर उसके अंदर से दूध आता है, कच्चा होता है, जब वैसे ही चावल में आता है। तो ये कह रहा है कि दूध से भरे हुए चावल के दाने लेने हैं, षष्टिक चावल, इसलिए आसिक्त शीर्कम अपूर्णम अशुष्कम शुद्ध षष्टिकम मिला। वैसे चावल का प्रयोग करते हैं इस गुट्टिका के निर्माण के, इसलिए आसिक्त शीर्क। ठीक है, बाकी दवाइयां याद नहीं करनी, और इसका प्रमाण याद करना है कि क्या मामला, ये वाला बदर तुल्य। ठीक है, चलिए आगे। वर्ष्य पुपली का आदि योग बस याद करना कि था, उसको वर्षा भक्षा कहते हैं, वर्ष्य भक्ष। वही कचौरी समोसे बना दिए वाजिकारक, समझ गए? बाकी इसमें भी है वो चटक, हंस, सीखी, और वो दक्षिणाम शब्द आ रखा मुर्गे के लिए, देखो कहां गया। ये रहा दक्षिणाम, ये मुर्गे के। नेक्स्ट अपत्यकर स्वरस मिला। बस याद रखना ऐसा होता है अपत्यकर स्वरस। इसमें होगा क्या? उड़द होगी, कौच होगी, बाकी सब छोड़ देना। ठीक, नेक्स्ट वृषशीर, बस होता है वृषशीर, उड़द उड़द पड़े होंगे इसमें। फिर उसके बाद में वर्षघृत, याद रखना है कि द्वितीय पाद में वृषशीर और वर्षघृत दोनों ही थे। कौन है बे? फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो वर्ष दधी, दूध दही घी तीनों ही कौन से? द्वितीय। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर वो लिखा हुआ है ददनाम सरम शरद चंद्रिक सन्निभम, शरदकालीन चंद्रमा के समान चमकती हुई दोष रहित दही की मलाई का प्रयोग। आप अपने पेशेंट को जरूर ट्राई करना। मैंने कम से कम 20-25 पेशेंट को ये यूज करा इसको, कि जिन पेशेंट्स के अंदर काउंट कम थी ना, स्पर्म काउंट, और दूसरे फीमेल्स में मैंने उनमें ट्राई करा जो अंडरवेट होने की वजह से कंसीव नहीं कर पा रही थी, उनको आप अनुपान स्वरूप कुछ भी दो ना, आप जो भी आप दवाई दो, मैं ये नहीं कह रहा आप दवाई क्या दो, उसके अनुपान में क्या देते ना, दही की मलाई। पुरुष के अंदर तो कंटिन्यू चलने देना, स्त्री जो वेट गेन कर ले तो बंद करवा लेना, क्योंकि बाद में ये आर्तों के गुणों का नाश करेगी। पुरुष में क्यों चलाते रहना? शुक्र सौम्य स्निग्ध शीत, और दधी सर जो है वो पुरुषों के अंदर शुक्र क्षय से संबंधित व्याधियों में बहुत अच्छा काम कर। इरेक्टाइल डिसफंक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, शुक्र की बात कर रहा हूं। मैथुन की इच्छा से भी इसका कोई लेना देना नहीं। शुक्र के निर्माण को बढ़ाती। इसके साथ बस्ती यूज कराई थी हमने, निरू बस्ती यूज कराई थी पेशेंट के, वो अलग बात थी, लेकिन इसके अच्छे रिजल्ट हैं। आप इसको शामक और शामक चिकित्सा के रूप में यूज कर सकते हैं। तो वृक्ष दधी से। नेक्स्ट वृक्ष षष्ठी गोदन,
ये तो चावल है, चावल में घी डाल दिया, चीनी डाल दी, शहद डाल दिया, जो त्योहारों पे अपने घरों में नहीं खाते वैसी तो डिश हो गई है। ठीक, इसमें शहद मिला होगा। वृश्य पुपली का, ये फिर से ये क्या है बताऊं, ऑमलेट जैसा मानो आप इसको, वृश्य पुपली, अंडे ही तो यूज हो रहे हैं इसमें। नेक्स्ट, चलिए आशित सिर्फ पूरा फूल। नेक्स्ट तीसरा, मास प्रण व्रत। स्टार्टिंग में 3 वृक्ष शीर दिए हुए हैं, आपको इन तीनों के नाम याद करने, कौन कौन से। दूध तो गाय का ही होगा, लेकिन गाय क्या खा रही है, एक तो मांस उड़द, दूसरी इक्षु, तीसरी अर्जुन। अब भी कह रहे हैं कि उस गाय का दूध पिलाओ पेशेंट को जो उड़द के पत्ते खाती, मांस पर्ण खाती। तो मांस प्रण व्रताम धेनु ग्रष्टि पुष्टाम चतु स्तनी, देखो कितनी शानदार बात है। उसका भी कोलेस्ट्रॉल, ताजा ताजा, मतलब जिस गाय ने बछड़े को जन्म दिया उसका जो दूध होता है वो गाढ़ा होता है, फटता है गर्म करने, ठीक है, उसकी बात। नेक्स्ट, एक लाइन में आगे जाके दूसरी लाइन लिखा रोहिणीयम अथवा कृष्णाम, कलर उसका गोरी गाय बोलते हैं जिसको, मतलब कलर कैसा बताऊं तुम्हें, जो वुडन कलर होता है ना, दरवाजे का जैसे कलर है वैसे है। राठी का जो कलर होता है वो, राठी है ना, उनके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी जेनेटिक उसके वाली, अगर राठी गाय होती है तो धीरे धीरे उसका कलर डार्क होने लगता बाद में, जब उसकी जैसे जैसे एज बढ़ती, ठीक है। इक्षु और अर्जुन भी प्रयोग किए जा सकते हैं अगर उड़द नहीं मिले। तो प्रश्न यह आता है कि मास प्रण व्रतियों में 3 वृक्ष शीर बताए गए, सही युग्म का चयन, सही युग्म यही है, मास इक्षु अर्जुन, बस दूध पिलाते जाओ उसको, उससे काम हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके अलावा 5 वृक्ष शीर दिए हुए, इनको अलग अलग द्रव्यों से साधित किया है, तो बस अगर याद रहे तो ठीक, नहीं छोड़ देना। अगला है अपत्य कर शीर। देखो वृक्ष शीर, वृक्ष दधि, वृक्ष घृत दूसरे, अपत्य कर शीर यहां तीसरे, ठीक है, वैसे ही याद रखने के हिसाब से। इसका मतलब इसकी तो टेबल्स बनेगी, एक पेज बना लोगे पूरा, और उसमें जिन जिन योगों की मात्रा दी हुई है उनकी तो मात्रा लिख लो, प्रशस्ति है उसकी प्रशस्ति लिख लो, उसके बाद में चैप्टर वाइज पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ गए बात। नेक्स्ट, अपत्य जनन शीर एक और दिया हुआ फिर से, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलो, वर्ष पिपली योग, इसको याद करना कि होता है बस, लेकिन उसके अंदर है। और अगर बहुत ही डीप जाना चाहे तो पूछे कि वृक्ष पिपली योग में कितनी पिपली है, तो 30। वृक्ष पायस, खीर बना दी भाई, ये लो, ये तुम कर सकते हो अपने प्रैक्टिस के अंदर, बहुत इजी योग है, कुछ नहीं है। खीर के अंदर जहां पर देखो गांव के अंदर जो खीर बनती है तो थोड़ा सा आटा गिरता है, शहर में चलन में नहीं। आटा कैसे मैं बता देता हूं, जैसे शहर में तो चावल डाल दिए, साबूदाना डाल दिया, ड्राई फ्रूट डाल दिए, खीर बन गई, तो वो थोड़ी सी पतली होती है। गांव के अंदर हल्का सा उसके अंदर आटा डालने से वो थोड़ी गाढ़ी हो जाती है खीर। तो आपको अगर ये पता है तो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जब खीर बनाने के लिए दो ना पेशेंट को, क्योंकि गांव के पेशेंट ज्यादा टकराएंगे, तो उसको बोला आटे की जगह ये चूरन डालना है, किसका, गोक्षुर का। तो गोक्षुर चूरन है, इसमें विदारी है, घी है, उड़द है ना, और सस्ती चावल। तो चावल तो वैसे ही डाल दो, उड़द का, गोक्षुर का और विदारी कंद का। तो विदारी कंद का तो पात, गोक्षुर और उसका उड़द का आटा, और साथ में डाल दो घी। और ये आप उसको भी दे सकते हो जिस पेशेंट का वेट कम, ब्रंगन करेगी बहुत अच्छा वाला। और ये मेल्स में ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि गोक्षुर इत्यादि जो है वो मेल हार्मोन्स रिलीज करवाए, ठीक है। वृक्ष पायस। नेक्स्ट, और इससे तुम्हें फायदा भी है, जैसे सिंपल खीर कुछ और दे दो तो पेशेंट तुमसे क्या ले जाएगा, इसमें गोक्षुर विदारी ये तो लेके जाएगा ना। दवाई बना के दोगे ना तुम, ये दवाई दूध में चावल और घी डाल के उसकी खीर बना के खानी, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ष पुपलिका आ चुका पहले, आगे बढ़ो। वर्ष शतावरी घृत याद करना बाबू, चरक में है। नेक्स्ट वर्ष मुलेठी योग याद करना है। वाजीकारक आहार विहार कैसा होता है? घृत क्षीर आसनो, दूध घी मिला हुआ। वाजीकारक मित्र मंडली, ये मतलब एडल्ट एज के दोस्त है ना। नेक्स्ट आगे देखो, वाजीकारक विहार, अभ्यंग उत्साधन वही सब लिखे हुए इसमें, संवाहन इत्यादि। नेक्स्ट ये राजा महाराजाओं के मैथुन के हिसाब से लिखा हुआ है कि वहां का वातावरण कैसा होना चाहिए संतान उत्पत्ति के लिए मैथुन, ये सारा। नेक्स्ट इस तरह से 10 योगों से युक्त 15 योगों से युक्त मास वृत्ति पूर्ण हुआ। द लास्ट वन पुमान जात बलादिकम, कितने होंगे इसमें? 12, 15 8 15 12। पुमान जात बलादिकम क्या है? देखो, पुमानम यथा जात बलो यावद इच्छम स्त्रियो वर्जित, जिन द्रव्यों से पुरुष में बल उत्पत्ति हो और जात मतलब मैथुन की इच्छा उत्पन्न, ऐसे द्रव्यों का सेवन करने वाले पुरुष को अपत्य के लिए स्त्री सेवन करना चाहिए, मतलब संतान उत्पत्ति के लिए। इस अर्थ में इसका नाम पुमान जात। नेक्स्ट आगे चलो, वाजीकरण का पूर्व कर्म है संशोधन, समझ गए? वाजीकरण से पहले शोधन करवाना, तो शोधन उसका पूर्व कर्म हो गया। और पंचकर्म वाले पेशेंट में स्नेहन और स्वेदन ओनली, इसमें तो पूरा ही पंचकर्म पूर्व कर्म, उसके बाद ये। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेशेंट रूटीन में अगर पंचकर्म कराते हैं, जब वो घर जाए तब उनको रसायन वाजीकरण के योग आपको चलाने चाहिए। पंचकर्म तो वैसे ही कर लिया, अच्छी चीज ही जाएगी ना उसके शरीर में, अगर पेशेंट अफोर्ड कर सके तो देना चाहिए। निरु अनुवासन इत्यादि लिखेंगे। नेक्स्ट वृश्य बस्तियां, वृश्य बस्तियों के अंदर देखो घृत, तेल, मांस रस, क्षीर, शर्करा, ये मधु मिला के देनी चाहिए। कोई भी पेशेंट आ जाए इनफर्टिलिटी, इन द्रव्यों की बस्ती तैयार करके देते। ये जरूर देख लेना संतर्पण जन्य विकारों से ग्रसित नहीं है ना। देखो नेक्स्ट वर्ष मास गुट्टी का मिला, बस ऐसे लिखा हुआ है कि ऐसी गुट्टी का लिंची, और गुट्टी का प्रमाण कोल प्रमाण। पहली जो गुट्टी का थी वो थी बदर प्रमाण में, ये है वर्ष मास गुट्टी का ये कोल प्रमाण। नेक्स्ट वर्ष माहिस रस मिला। चलिए अब इसमें भैंस का मांस प्रयोग कर रहे हैं, उसमें भैंस का दूध था इसलिए वर्ष माही शीर था। नेक्स्ट अपत्यकर घृत मिला। अभी और आया था क्या पीछे? देखना टेबल बना के समझ में आए। ठीक है, इसका सेवन दिन में एक बार, तस्य प्रातः प्रातः प्रयोज्येत एशम वर्ष्य परम योग मात्रा अग्निसम। एक और है पत्यकर घृत मिला। नेक्स्ट एक विशेष प्रशस्ति है वर्ष गुट्टी का, तासाम प्रयोगाद पुरुषम कुलिंगम इव हर्षित। कुलिंग गोरेया के लिए शब्द प्रयोग होता है, और गोरे के अंदर अत्यधिक मैथुन की इच्छा होती है, ऐसा कोई संदर्भ होगा पहले, इसलिए लिख दिया। प्रमाण कितना? स्थूल उदुम्बर प्रमाण की गुट्टी। नेक्स्ट वृक्ष द्रव्यों के गुण, मधुरम स्निग्धम जीवनम ब्रंगनम गुरु हर्षणम मनश्चैवम सर्वम तद वृक्षम उच्यते।
फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए और पूछ ले है ओज के गुण, ऐसे कफ वर्धक द्रव्य, ऐसे ऑप्शन दे सकता है। वृक्ष द्रव्य। नेक्स्ट, संतान उत्पत्ति के लिए संभोग प्रवृत्ति के पश्चात स्नान का निर्देश देता है आयुर्वेद, और उसके बाद में क्षीरपान। नेक्स्ट, शुक्र उदय का काल, शुक्र शरीर में कब से होता है? शुक्र बाई बर्थ होता है, लेकिन अव्यक्त अवस्था में पड़ा रहता है। जब एक एज आ जाती है, सेकेंडरी कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, तो जो सेमाइनल वेसिकल है उससे होते हुए पेनाइल यूरिथ्रा से होते हुए एजुकुलेशन होने लग जाता है, तब वो व्यक्तावस्था में आ जाता है। इसके लिए एक उपमा है कि यथा मुकुल पुष्पस्य स्वगंधो न उपलब्धते लभ्यते तद विकसातु तथा शुक्रमीदेहिना। गुलाब का फूल है, जब तक खिला हुआ नहीं है तो उससे कोई स्मेल नहीं आती मुकुल अवस्था में। विकसातु का मतलब जब वो खिलता है तो उसमें से गंध आती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी गुलाब में पहले गंध थी नहीं, गंध थी लेकिन अव्यक्त अवस्था में थी। व्यक्त अवस्था उसके पार्टिकुलरली खिलने का समय आया तब। ठीक। नेक्स्ट, मैथुन के योग्य आयु बोलो। चरक बराबर मेल और फीमेल। मेल कितना? और बोलो 16 से 70। अरे नहीं समझे क्या? चरक अनुसार मैथुन की योग्य आयु 16 वर्ष से 70 वर्ष। फीमेल के बारे में कुछ दिया थोड़ी है, सिर्फ मेल की मतलब कॉमन बताइए ना, मेल फीमेल की। अच्छा उसके है, अब उसकी बता दो मुझे। सुश्रुत बोलो। मेल पच्चीस। अच्छा ये तो उसकी भी सेम है, सुश्रुत एंड वाग्भट। और 16 होगी ये, 12 नहीं, 16। अब वो जो तुम बोल रहे हो वो लिख देता हूं, इधर देखो। सुश्रुत विवाह योग्य आयु मेल फीमेल। सुश्रुत संतान उत्पत्ति और मैथुन योग्य आयु। मेल 21 और फीमेल कितना बोला वो? 12 नहीं, 25-12 बोला ना, 25-12 तो बोला। वो तो बाद में उसने सही करा था। एक बार कंफर्म करना भाई। सुश्रुत के अनुसार विवाह की आयु लिखवा रखी होगी मैंने, देखना एक बार। अरे मेरे दिमाग से निकल गया यार। वाग्भट का 21-12 है, पक्का पता है मुझे विवाह के लिए, और संतान उत्पत्ति के लिए है 25-16। तो जो वाग्भट का 25-16 है वो इसका भी 25-16 है ना? समझ गया, ये होना चाहिए। देख ये तो जो सुश्रुत का है वही वाग्भट का, ये तो सेम है। ठीक है, और यहां मैं वाग्भट का लिख देता हूं। वाग्भट का ये है नहीं 16 तो इधर किया ना वाग्भट ने। ये वाग्भट का 21-12, सुश्रुत का है 25-12। ये तो विवाह की आयु। अरे यही है भाई, यही है। और चरक अनुसार क्या है? 16 से 70। ये मैथुन की या सारी एक साथ दे दी, ये है, लिख लेना, आ गया, याद आ गया मतलब। एक्चुअली वाग्भट ने करेक्ट किया था।
तो उसने कहा ना कि भी मेल अगर उस टाइम 25 का विवाह के समय और स्त्री 12 की है तो स्त्री 26 होगी, तब मेल सुश्रुत तो 25 ही बता रहा है। इसने करेक्ट कर दिया, इसने कहा कि विवाह के समय उसकी आयु 21 होगी और उसकी 12 होगी, इसलिए बाद में वो 25-16 हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट ये लिख लेना है ना। चलो अब देखो इस बाकी तो सुश्रुत में वाग्भट वाले नोट्स में मैंने दे रखा है, आप चाहो तो आज उसमें और जाकर देख सकते। नेक्स्ट देखो, न अते वे आषोडश वर्षाद सप्तत्य परतो चिन्ह, 16 से पहले नहीं, 70 के बाद नहीं मिलती। बाल्यावस्था में मैथुन से हानि, एग्जाम्पल है यहाँ पे कि बाल्यावस्था में धातुएं असंपूर्ण रूप से विकसित होती है। उपशुष्य से शुष्यते सहसा तड़ाग एवं का जलम, कम पानी वाला तालाब जैसे जल्दी सूख जाता। ये बाल्यावस्था में मैथुन में हानि के लिए। वृद्धावस्था में मैथुन मतलब 70 के बाद में। शुष्क रुक्ष काष्ठ जंतु दग्धम विवर्जनम, जंतु दग्धम से पक्का बता रहा है कि 70 वर्ष की एज के बाद में इन्फेक्शन डिजीज होनी। शुष्क रुक्ष तो लिखा विशीर्णते तथा वृद्धम स्त्रियों वर्जन, शरीर विशीर्ण हो जाता है जैसे सूखी हुई जो कीड़ों से खाई हुई लकड़ी होती है वो कितनी कमजोर होती है वैसे। शुक्र क्षय के कारण, क्षय बराबर 6, यूपी वाले 6 बोलते हैं, क्षत्रिय वाले क्षय। अब और सही प्रोनाउंसिएशन होता है क्षय, आधा क और शक्कर वाला से। ठीक है। शुक्र क्षय के कारण देखो, जरा चिंत्या शुक्रम व्याधि भी कर्म कर्षणात् क्षय गच्छते अनस्नात्। अब ये कारण अगर आपको याद हो तो आप पेशेंट को समझ सकते हो आते कि पेशेंट वृद्धावस्था में है या चिंताग्रस्त है। सबसे मेजर कारण है इनफर्टिलिटी का आज के टाइम में, ये मेल फीमेल दोनों, स्ट्रेस। मजे की बात है कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी सबसे ज्यादा स्ट्रेस आज वाली जनरेशन में। ठीक। रोग अवस्था, शक्ति से अधिक कार्य। ठीक है। इसने सही नहीं किया, भोजन नहीं करना होगा यहाँ, स्त्रीणाम च अति सेवना। नेक्स्ट, अल्प मैथुन शक्ति के कारण। अब देखो चरक समझते थे ये ईडी की बात हो रही है या लॉस ऑफ लिबिडो की बात हो रही है, ये हो रही है स्पर्म की मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी की बात। तो 8 कारण इसके, शयाद भयाद विश्रमाभात शोकात स्त्री दोष दर्शनात् नारी नाम अरसज्ञत्वाद। स्टार्टिंग याद करें। शुक्र का स्थान संपूर्ण शरीर, कैसे? जैसे गन्ने के अंदर पूरे गन्ने में ही रस होता है, जैसे पूरे दही में ही घी होता है, जैसे पूरे तिल में ही तेल होता है, वैसे ही पूरे शरीर में क्या होता है? शुक्र, जो स्पर्श करने पर इकट्ठा होके और मेहन मार्ग से बाहर निकलता। ठीक है। शुक्र के प्रचव्यन में कारण स्त्री पुरुष संयोग, चेष्टा संकल्प पीड़न, प्रचव्यते शुक्रम। एग्जाम्पल, स्थानाद आजलम आद्राद पट्टादिवम, गीले कपड़े को निचोड़ने पर जैसे उसमें से पानी रिसता, वैसे ही इन कारणों से पुरुष शरीर में, पूरे शरीर के अंदर जो बिखरा हुआ शुक्र है वो सेंट्रलाइज हो जाएगा और वो स्रावित हो जाएगा। नेक्स्ट, शुक्र प्रवृत्ति के अन्य कारण। अब अन्य वन्य कुछ नहीं है, ऊपर वाले से पूछे तो ऊपर वाले से आंसर देना और नंबर पूछे तो 8। हर्षात तरसात सरत्वात पैचल्यात ... इसको थोड़ा देख लेना, अणु प्रवणा भावात पूछ सकता है वो कि अणु और प्रवण, प्रवण का मतलब बाहर निकलना उसका स्वभाव है, अणु मतलब सूक्ष्म। और द्रुतत्वाद मारुतस्य, इसका भी कारण है, और दोषों के कोष से शाखा गमन का भी। और इसमें स्पेस लिखा है अष्टाभ्यो हेतुभ्य शुक्रम देहात प्रसिद्धते, अन्य वन्य नहीं लिख रहा ये श्लोक, तो अन्य वन्य नहीं है। शुक्र के शरीर से निकलने के कितने कारण हैं? 8। एक लाइन है, चरतो विश्व रूप से रूप द्रव्यम यद उच्यते,
किसके लिए कहा है? शुक्र के लिए। कहता है अलग अलग योनियों में विचरण करता है और जीवों को उनका रूप देता है, क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन से युक्त है। पंछी होगा तो उनके पंख बनाएगा, और जानवर है कोई पूंछ वाला तो उसके पूंछ बनाएगा, आदमी है तो उसके सींग और पूंछ नहीं बनाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन किस में? क्रोमोसोम्स में है, जेनेटिक मटेरियल में है। नेक्स्ट, शुक्र का स्वरूप बहलम मधुरम स्निग्धम। एक बहुत सुंदर बात लिखी, अविश्रम। पित्त का गुण होता है विश्र और शुक्र का गुण है अविश्र, मतलब फाउल स्मेल नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर पित्त दूषित हुआ ना, क्योंकि विश्र तो शुक्र दुष्टि का कारण है। दूध में दुर्गंध होती है ना, और इसमें पूती होता है, वही है। गुरु पिच्छलम शुक्रम बहुम च यत शुक्रम फलवतम। वाजीकरण के निरुक्ति, मैंने बोला है निरुक्ति हमेशा चैप्टर के एंड में। और तुम सोचते हो ना कि यार क्या ही पूछेंगे, इतना जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो सब पढ़ा रहा हूं, और जो पढ़ा रहा हूं वो याद करने इसीलिए, नहीं तो ऐसे ही बोल देता कि वाजीकरण नहीं पढ़ेंगे। 2015 बीच में ये प्रश्न आया था, हालांकि थोड़ा मामला गलत था। उसने पूछा था इसकी टीका क्या? ये नारीसु सामर्थ्य वाजी वल्लभ व्रजेच्च अभी अधिकम ये न वाजीकरण, ये वाजीकरण की निरुक्ति है। तो उसका इंटेंशन क्या था कि बच्चे को वाजीकरण की निरुक्ति का श्लोक इसने कभी देख रखा कि नहीं देख रखा, और उसने जो ये वाजीव लभ्यते लिख के पूछा कि इसकी सही टीका होगी। ऑप्शन थे वाजीव लभ्यते, राजीव लभ्यते, ऐसे, फिर वाजीव में दो ज थे ऐसे, जैसे ऐसे भी एक ऑप्शन था ऐसे। तो सही आंसर ये। वैसे ठीक है, उनसे नहीं पूछना चाहिए, पूछ लिया तो पूछ लिया। चलिए 12 योग आपके समाप्त। नेक्स्ट, ज्वर संहिता। अब सुनो तो,